नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो एक मेन पोर्शन देखा था वो था कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है ना, जिसमें कुछ ऐसे केस भी देखे कि जिसमें रॉड में अगर वेरिएबल मास दिया हुआ है, डेंसिटी उसकी चेंज हो रही है, या फिर कोई डिस्क है, डिस्क में से हमने कोई पार्ट रिमूव कर दिया है, तो उसके बाद रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ बनेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम पॉइंट जो लास्ट में स्टार्ट किया था वो था कि अगर हम सिस्टम का ये वाला स्पेशल केस, ये स्पेशल केस ही समझ लो सबसे स्पेशल है इस चैप्टर का। स्पेशल केस यही है कि अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम जीरो है तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होने से उसका वीसीएम कांस्टेंट होगा, और वीसीएम कांस्टेंट को ही हम लोग बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। अब इसके तुम्हें बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग केस देख के चलते हैं। सपोज पहला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। पहला पॉइंट इज सपोज एक्सप्लोजन ऑफ अ पार्टिकल। एक्सप्लोजन ऑफ अ पार्टिकल एक्सप्लोजन ऑफ अ पार्टिकल। अब देखो एक्सप्लोजन में क्या है कि जैसे कोई भी बॉडी है, लेट्स से एम मास का ये कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है, और ये मटेरियल इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक है, और सडनली क्या हुआ, क्योंकि वो मटेरियल एक्सप्लोजिव मटेरियल है तो एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन की वजह से इसके कई सारे फ्रेगमेंट्स हो गए। ठीक है ना। लेट्स से इसके फ्रेगमेंट हो गए M1, M2, M3। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि M1 इधर जा रहा हो V1 वेलोसिटी से, M2 इधर जा रहा हो V2 वेलोसिटी से, M3 इधर जा रहा हो V3 वेलोसिटी से। लेकिन इसमें हम लोग एक बात ये बोलते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, यानी इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर लगने वाला जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा। यानी कि इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बात ये बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम तो इस केस में जीरो रहा होगा। जीरो क्यों रहा होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी। और फाइनल मोमेंटम जो हम लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, और ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब इसमें कई बार क्या होता है कि V1 V2 V3 में से ऐसा हो सकता है कि हमको V1 और V2 की वैल्यू पता हो, V3 हमको कैलकुलेट करना हो। ठीक है ना, V1 और V2 की वैल्यू हमें पता है, V3 कैलकुलेट करना है, तो हम M1 M2 M3 मासेस दिए होंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिक एप्लीकेशन है। एक बात और इसमें पूछी जा सकती है कि व्हाट इज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एक्सप्लोजन। एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो एनर्जी रिलीज का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बॉम्ब जो है वो पहले से मूविंग हो, मूविंग होगा तो उसकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इस केस में लिखेंगे अगर, तो वो सिर्फ हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर प्लस हाफ M3V3 स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस केस में जीरो है। तो एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, इसी में एक बात ये लिख सकते हैं। सर ये फिर से बता दीजिए, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज का मतलब ये है कि इसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है, समझो, मतलब वो जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसके अंदर का जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। बोलो, यस हुआ है सर, नहीं हुआ? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो अब हमें ये पता करना है कि कितना कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, तो कैसे पता करेंगे।
हीट में तो सारी काइनेटिक एनर्जी से जो हीट में नहीं, हीट देखो पहले हुआ है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, बाद में वो काइनेटिक एनर्जी हीट में गई है। सबसे पहले जो कन्वर्जन हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी में ही हुआ है। भाई हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब क्या है, जब एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तभी तो बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पहले तो वो काइनेटिक एनर्जी ही है, बाद में उस काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट है इंक्रीज्ड टेम्परेचर। बोलो, तो ये बात समझ में नहीं आती है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखना चाहिए। आ गई सर, आ गई सर। ठीक। अच्छा, एक इसमें पॉइंट और है जो शायद पहले कभी एक क्वेश्चन डिस्कस हो भी चुका है कि व्हेन अ बॉम्ब इज थ्रोन, when a bomb is thrown and it explodes in mid-air, ठीक है, then path followed by center of mass of system, path followed by center of mass of system remains unchanged and is not affected by the explosion, is not affected by the explosion। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमने कोई एक्सप्लोजिव पार्टिकल है कैपिटल एम, उसको थ्रो किया है प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप से, तो वो पार्टिकल जो है इस तरह से अपना पाथ कवर करेगा, ठीक है। बट अगर सपोज कुछ ऐसा हुआ कि वो कहीं मिड एयर में ब्लास्ट हो गया, बीच में कहीं भी, जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट पॉइंट पे ही, कहीं भी मिड एयर में अगर वो ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट होने से क्या हुआ, उसके कई सारे पार्टिकल फ्रेगमेंट्स में ब्लास्ट हुआ वो। तो जब कई सारे फ्रेगमेंट्स में ब्लास्ट हुआ तो हर एक फ्रेगमेंट का पाथ अलग अलग आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? भाई कोई फ्रेगमेंट ऐसा हो सकता है कि वो इधर चला आया, कोई फ्रेगमेंट ऐसा होगा जो इधर चला आया, कोई फ्रेगमेंट ऐसा हो गया कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग गए, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का पाथ है ना वो सेम रहेगा, पाथ फॉलोड बाई सेंटर ऑफ मास, यानी फाइनली उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ पार्टिकल हो सकता है इधर पड़े होंगे, कुछ पार्टिकल इधर पड़े होंगे, ठीक है ना, लेकिन इन सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अभी भी उसी जगह होगा जिस जगह उसको पहले होना चाहिए था। ये बात ध्यान रहेगी, बोलिए, नोट कर लो। यस सर। ठीक है, फिर और एक एप्लीकेशन आता है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन आफ्टर फायरिंग, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन आफ्टर फायरिंग। अच्छा, इस केस में क्या है कि क्वेश्चन में एक बात पढ़नी बहुत जरूरी होती है ठीक से, कि वो जो फायरिंग वाली वेलोसिटी दी हुई है, मतलब हमने फायर किया, बुलेट बाहर निकली, तो बुलेट की जो वेलोसिटी जनरली दी होती है वो बुलेट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, मतलब वो बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या वो बुलेट की वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो पहले केस में लिखते हैं व्हेन बुलेट वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो इस केस में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये गन हो गया, गन प्लस बुलेट पहले रेस्ट पे है और बाद में बुलेट जो है स्मॉल एम ये आगे की तरफ जा रही है,
लेट से v0 स्पीड से, और ये गन पीछे की तरफ रिकॉइल हो रही है v1 स्पीड से, तो बताओगे क्या इक्वेशन बनाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन का? बताओ अपने आप। mv1 plus mv0 is equals to 0. प्लस नहीं करेंगे, एक माइनस करेंगे एक प्लस करेंगे, सही सही बताओ। Sorry. सर माइनस एम वी वन प्लस एम वी नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरे केस में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, बताना जरा ध्यान से फिर से। व्हेन बुलेट वेलोसिटी इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू कैनन या गन जो भी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? शुरू में तो रेस्ट पे है, सपोज शुरू में तो रेस्ट पे है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो इसकी वेलोसिटी m की वेलोसिटी दी हुई है v0, ये v0 दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, और जनरली ऐसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी अगर लिखी हुई है तो मजल वेलोसिटी का मतलब ही यही होगा कि वो वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में है, और गन पीछे की तरफ जा रही है v1 से। तो अब इस केस में क्या इक्वेशन बनाओगे बताओ? अब कौन सा केस है ये हमको क्वेश्चन में पढ़ के केयरफुली ही पता करना पड़ेगा। बताओ। माइनस mv1 प्लस mv0 माइनस v1, माइनस nv1 प्लस m v0 माइनस v1। वेरी गुड, इक्वल टू 0। बस इतना फर्क है दोनों में। तो अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। सर v0 प्लस v1 नहीं होगा? तुम ऐसे सोचो कि हम एक बस से जंप किए, ध्यान से समझना, और बस लेफ्ट में जा रही है और हम लोग राइट में जंप कर रहे हैं, तो ग्राउंड से देखने वाले के लिए हमारी वेलोसिटी कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। तो बस कम ही किया है। जो आदमी ग्राउंड से देख रहा है उसके लिए हमारी वेलोसिटी कम हो गई ना? यस सर। आगे सर v0 वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या फिर गन है? v0 वेलोसिटी विद सेकंड वाले केस में विद रिस्पेक्ट टू गन है, जिसको हम लोग मजल वेलोसिटी भी बोलते हैं। सर v0 माइनस v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? हाँ, v0 माइनस v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। बोलो क्या कंफ्यूजन है? और एग्जैक्टली मैं बताऊं तो सेम क्वेश्चन बनता है इस तरह का कि मान लो एक प्लैंक है और इस प्लैंक के ऊपर ये मैन खड़ा हुआ है स्मॉल एम मास का। इनिशियली ये रेस्ट पे है, और अगर ये मैन इस प्लैंक से जंप करता है, मान लेते हैं v0 वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो ये प्लैंक पीछे की तरफ रिकॉइल होता है। तो मैंने दोनों डायग्राम एक साथ इसीलिए बना दिए जिससे तुमको ये रहे कि दोनों केस सेम है। एक बार आराम से देख लो, बताओ। ठीक है, ये तो हो गया रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। फिर इसका थर्ड पॉइंट आता है, और ये थर्ड पॉइंट ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन्स में देखते हैं। हमको डिटेल में देखने, क्योंकि कोलिजन्स के मुझे लगता है दो टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। एक है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन और दूसरा है ये कोलिजन। कोलिजन भी दोनों टाइप के आए हैं, 1 डायमेंशन भी आए हैं और 2 डायमेंशन भी आए हैं। देखते हैं। देखो, कोलिजन्स में सिंपली मतलब ये होता है कि जैसे एक बॉडी हो गई m1 और एक बॉडी हो गई m2, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है,
इसकी वेलोसिटी v2 है। देखो, तो ये सिचुएशन हो गई आफ्टर कोलिजन और ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो देखो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में टकराई होंगी, जब ये दोनों आपस में टकराई होंगी उस वक्त क्या ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाए होंगे? m1 ने लगाया होगा m2 के ऊपर और m2 ने लगाया होगा m1 के ऊपर, किसी और ने तो लगाया नहीं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगने वाला जीरो है। अब एक्सटर्नल जीरो है तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम अगर हम कंजर्वेशन लगाएं तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो हम लोग लिख सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो यहाँ से आएगा निकल के, देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन तो ये आएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मोस्टली एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखना कि कोलिजन के पहले u1 जो है वो u2 से बड़ा होगा और कोलिजन के बाद v2 जो है वो v1 से बड़ा होगा, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। फिर इसमें एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of separation upon velocity of approach। velocity of separation after collision होगा और velocity of approach before collision होगा। तो velocity of separation इस केस में बनेगा v2 माइनस v1, ध्यान से देखो, और velocity of approach बनेगा u1 माइनस u2। ये क्लियर है कैसे लिखा है? v2 में v1 सब्ट्रैक्ट क्यों किया है और u1 में u2 क्यों सब्ट्रैक्ट किया है? यस सर, क्लियर है। मैंने मॉड नहीं लगाया है। जनरली बुक्स वगैरह में मॉड लगा रहता है, हमें मॉड की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मॉड वर्ड लगाओगे तो फालतू का कंफ्यूजन बढ़ेगा। हमको तो मालूम है ना कि अगर ये कोलाइड होने वाले हैं तो ये कोलाइड तभी होंगे जब u1 बड़ा होगा। भाई u2 बड़ा होगा तो काहे कोलाइड होंगे? इसी तरह कोलिजन हो जाएगा तो कोलिजन हो जाने के बाद फिर से थोड़े ना कोलिजन होगा। तो कोलिजन हो जाने के बाद कौन बड़ा होगा इसमें से? तो इसमें v2 बड़ा होगा। तो हम लोग हमेशा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिक बात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोलिजन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी डिसिपेशन, जिसमें से पहला कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, दूसरा कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक और तीसरा कोलिजन है जो परफेक्टली इलास्टिक भी ना हो और परफेक्टली इन इलास्टिक भी ना हो। तो मैं उसको नाम देता हूं जनरल कोलिजन। जनरल कोलिजन। ठीक है, क्या फर्क है तीनों में? तो देखो परफेक्टली इलास्टिक में हम लोग बोलते हैं नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा इस केस में, और इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा और इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 बनता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन कंबाइन कर जाती हैं, दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन कंबाइन कर जाएंगी। और यहाँ पे तुम याद भी रख सकते हो कि मैक्सिमम जो लॉस होगा आफ्टर कोलिजन उसको हम लोग निकाल सकते हैं हाफ म्यू। म्यू का मतलब होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2।
और v रिलेटिव स्क्वायर, v रिलेटिव का मतलब होगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हें कोलिजन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोलिजन में फाइनल वेलोसिटीज निकालने की जरूरत नहीं है। लॉस निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली लॉस लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग लॉस लिख सकते हैं इस केस में। और जनरल कोलिजन क्या होगा? तो जनरल कोलिजन में हम लोग बोलेंगे कि देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो लॉस होगा वो जीरो और मैक्सिमम लॉस के बीच में होगा, मतलब लॉस ना तो मैक्सिमम है और ना ही जीरो है। और इस केस में जो ई की वैल्यू है वो भी 0 और 1 के बीच में बनेगी। अच्छा, इस केस में भी हम लोग लॉस लिख सकते हैं इस केस में भी हम लोग लॉस लिख सकते हैं। इस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो भी इसी तरह का आएगा। तो इस केस में हम लोग सिंपली इसको लॉस बोलेंगे और ये बनेगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर तो लिख ही दिया है, इसमें एक टर्म और हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वो एक टर्म है 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये इस केस का लॉस है, ठीक है। बताओ, प्रूफ नहीं कर रहे हैं ये फॉर्मूलों को, बट तुम ध्यान रखो। बताओ सर 1 माइनस ई स्क्वायर को क्यों लिखा आपने, ऐड क्यों किया? बेटा, मैंने प्रूफ तो नहीं किया ना, मैंने फॉर्मूला मैंने बोला तो आपसे कि मैंने प्रूफ नहीं किया ये फॉर्मूला, आप याद, ओके ठीक है ना। ये जनरल को भाई देखो, ये फॉर्मूला भी कहीं से आया है, ये फॉर्मूला आया है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन सॉल्व करके। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोग क्या करते हैं, m1 m2 को कंबाइन कर देते हैं, दोनों एक साथ मूव करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि m1 m2 कंबाइन नहीं होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। बट याद रखने का फायदा ये कि हमें v1 v2 बिना निकाले हम लोग लॉस लिख सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो देखो तीन चीजें हैं, एक है क्या कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, एक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और एक है काइनेटिक एनर्जी लॉस, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। बस ये तीन बातें हैं जिस पे तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। देखो जैसे इसमें नीचे एक दो पॉइंट और लिखते हैं, पॉइंट नंबर 3 था ये, तो इसी से रिलेटेड लिखते हैं। सपोज अगर कोई ऐसा केस है जिसमें ये m मास की बॉडी है और ये u स्पीड से एक वॉल से टकराने जा रही है, ठीक है। और मान लेते हैं कि वॉल रेस्ट पे है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो बताओगे आफ्टर कोलिजन क्या होगा? क्यों भाई, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मास m की जो वेलोसिटी होगी सर वो उल्टी डायरेक्शन में u ही आ जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में ये e टाइम्स u से वापस आएगा। देखो वॉल का केस में क्या होगा ना कि वॉल की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है ना, तो पार्टिकल की ही वेलोसिटी चेंज होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी में तुम ध्यान रखना, अगर u स्पीड से टकरा रही है तो e u से वापस आएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में वो ऐसे भी बोल सकता है कि मान लो, सपोज करो कि जो वॉल है वो इधर जा रही है v स्पीड से, और ये जो m मास का पार्टिकल है ये भी इधर जा रहा है v स्पीड से, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है। तो ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जरा बताओ कि जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की क्या वेलोसिटी होगी? बताओ, निकालो, जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की क्या वेलोसिटी होगी?
देखो इसको करने के लिए क्या तरीका है, हम लोग बोलेंगे कि वॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि बॉल के टकराने से वॉल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वॉल की वेलोसिटी में आएगा। कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, बॉल की वेलोसिटी में जरूर चेंज आएगा, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम ये कर लो कि मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, और अब हम इन दोनों की वेलोसिटी और इन दोनों की वेलोसिटी में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू ई। बोलो तो ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, बताओ बताओगे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन? v1 minus v। आफ्टर कोलिजन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब वो वेलोसिटी जिससे ये दोनों अलग अलग होने वाले हैं। v1 minus v। v1 माइनस v। इसमें ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि v1 बड़ा होगा। नो सर। अच्छा, इसी तरह से व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, तो ये हो जाएगी 2v, और ये वैल्यू हमको दी हुई है 1/2। तो यहाँ से देख लो क्या आएगा, v1 माइनस v की वैल्यू v आ जा रही है, तो v1 की वैल्यू 2v। ठीक है ना, देखो नोट कर लो, कुछ डाउट है बताओ। सर बिफोर कोलिजन में आपने v प्लस वी किया, थोड़ा समझा दी थोड़ा। बिफोर कोलिजन में मैंने एक्चुअली क्या है ना, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मतलब किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ओके। वो वेलोसिटी जिससे दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और वो वेलोसिटी जिससे दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने वाली वेलोसिटी को बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और पास आने वाली वेलोसिटी को बोल रहे अप्रोच। हैं अप्रोच। ओके। ठीक है, इसमें एक जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है, हो सकता है कर भी रखा होगा, पर फिर भी फिर से कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कि ये कहा जाए कि h हाइट से हम एक बॉल को ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो हमें इसमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड till ball stops rebounding on floor। मतलब बॉल जब तक रिबाउंड करेगी तब तक हमको बॉल ने टाइम कितना लिया और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये दो बातें निकालनी है। देखो करो ट्राई। देखो h हाइट से ये ड्रॉप हुआ है, तो ग्राउंड पे टकराने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी क्या √2gh होगी, और ग्राउंड पे टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी e√2gh होगी। तो देखो वेलोसिटी अगर उसकी e टाइम्स हो रही है, तो बताओगे कि कितनी हाइट तक जाएगा ये, हाइट कितनी होगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो हाइट इसकी होगी e²h। अगर वेलोसिटी e टाइम्स हो रही है तो हाइट कवर्ड जो है वो e² टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हाइट कवर्ड होता है v²/2g मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके बाद फिर से ये यहां से गिरना शुरू करेगा बॉल, तो फिर से टकराएगा ये e√2gh से, और e√2gh से टकराएगा तो वापस उठेगा e²√2gh से। तो जब e²√2gh से उठेगा तो फिर से मेरा क्वेश्चन होगा कि कितनी हाइट तक जाएगा। अब वेलोसिटी अगर e² हो गई है तो उसका हाइट कवर्ड e⁴ हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ध्यान से देखो। तो पहले हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, देखना ध्यान से। तो डिस्टेंस निकालने के लिए
सबसे पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ सबसे पहले, तो तुम ध्यान से देखो h जो ट्रेवल हुआ है ये एक बार हुआ है, फिर e स्क्वायर h 2 बार होगा, e पावर 4h भी 2 बार होगा, e Yes, पावर 6h 2 बार होगा ना, बाद में सब 2 बार हो रहे हैं, लेकिन जो पहला वाला है वो एक बार है। तो इसको लिखेंगे हम लोग h प्लस 2 टाइम्स e स्क्वायर h प्लस 2 टाइम्स e पावर 4h प्लस एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। और कितने टर्म्स होंगे इस जीपी में? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। yes sir. तो यहाँ से क्या करो, h अलग कर लो और सेकेंड टर्म से कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा h प्लस 2 ई स्क्वायर h, और इसका सम क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, कि 1 प्लस ई स्क्वायर। बताओ भाई। Yes sir. हम्म 1 माइनस ई स्क्वायर सही। 1 माइनस ई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इसमें से h कॉमन ले लो, देखो क्या बचता है, क्या ये 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर बचता है टोटल डिस्टेंस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, और टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम के लिए हम लोगों को सबसे पहली बार टाइम लगेगा 2h/g, फिर अगली बार जो टाइम लगेगा वो 2 टाइम्स लगेगा, और 2 टाइम्स लिखेंगे ई स्क्वायर h/g, और अगली बार टाइम लगेगा 2 टाइम्स लगेगा, और उसको लिखेंगे हम लोग 2 ई पावर 4h अपॉन जी। तो इस तरह से टाइम के भी इनफाइनाइट टर्म्स बनेंगे। तो यहाँ भी हम लोग जब कॉमन लेंगे तो सेकेंड टर्म से कॉमन लेना, तो 2e अंडर रूट 2h/g से कॉमन लो, तो ये आएगा 1 प्लस ई स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो e आएगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है t की वैल्यू, देखो शायद 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई टाइम्स 2h/g आ रहा है। करके देखना अपने आप, मुझे तो याद है, तो हो सकता है कुछ गलत भी याद हो। सॉल्व कर लो इसको। सर 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई कैसे आएगा? बेटा सॉल्व करो। ओके। ठीक है, और देखो मान लेते हैं कि ये m मास का एक पेंडुलम है, l लेंथ, और इधर से जो है 3m मास का एक ब्लॉक v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है द collision between them is perfectly elastic, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी v of block such that small m completes vertical circle about O, vertical circle about O। देखो करो ट्राई। अब देखो इसमें है क्या, हमारी डिमांड ये है आफ्टर कोलिजन, अगर हम चाहते हैं कि ये सर्कल कंप्लीट करे
तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5gl होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि आफ्टर कोलिजन ये 3m भी तो मूव कर ही रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी हमको एज्यूम करनी पड़ेगी v1। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे सामने दो अननोन है, v भी अननोन है, v1 भी अननोन है, बट उसमें से निकालना केवल v है। ठीक, तो ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कोलिजन और ये सिचुएशन है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो एक तो हम लोग लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इसको लिखेंगे 3mv प्लस 0 इज इक्वल टू 3mv1 प्लस m इंटू √5gl। बोलिए, तो यहाँ से m चाहो तो कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू v1 प्लस 1/3 ऑफ √5gl। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है √5gl माइनस v1। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो देखो ध्यान से, 2 और 1 और 2 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 4/3 ऑफ √5gl। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ऑफ √5gl हो जाएगा आंसर। आ रहा है आंसर सबका? नहीं यस सर, यही आया था। यस सर, आ गया यस सर, सर। यही आया था। आ गया था, वेरी गुड। देखो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट ट्राई करो। देखो ध्यान से, mg आएगा, निकाल लिया जिन्होंने, बहुत अच्छा है। यस सर। देखो इसमें क्या है कि पार्टिकल जो है m मास का पार्टिकल है और इसको हमने सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है। ठीक है, अब उसने ये नहीं बताया कितनी हाइट है, तो हम मान लेते हैं कि हाइट h है। तो सर्टेन हाइट से ड्रॉप होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी आएगी टकराने के ठीक पहले, तो क्या वेलोसिटी होगी √2gh। अब क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो टकराने के ठीक बाद भी वेलोसिटी √2gh होगी, तो ये जाएगा भी फिर से उतनी ही हाइट तक और वापस से उतनी हाइट से फिर वो नीचे गिरेगा। क्यों भाई? तो देखो एवरेज फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझना है हमको थोड़ा। तो एवरेज फोर्स का मतलब होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज फोर्स का मतलब है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। अब देखो हो क्या रहा है कि जब ये पार्टिकल v स्पीड से टकरा रहा है और v स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो बताओगे कि मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, पार्टिकल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? तो इसको बोल सकते हैं कि 2mv का चेंज हुआ है। तो इस 2mv के चेंज को हम लोग लिख सकते हैं 2m अंडर √2gh। लेकिन ये देखो कि ये जो मोमेंटम का चेंज हुआ है, क्या दोबारा होगा ऐसा और बार बार ऐसा होता रहेगा? तो दो कॉन्जिक्यूटिव मोमेंटम चेंज के बीच में टाइम कितना है? बोलो। 2√2h/g। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे मोमेंटम चेंज occurs at regular टाइम इंटरवल। तो डेल्टा टी कितना होगा? तो दो बार मोमेंटम चेंज के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो 2 टाइम्स √2h/g होगा। तो ऐसे केस में फोर्स एवरेज हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी की जगह आएगा 2 अंडर रूट 2m अंडर √2gh एंड डिवाइडेड बाई 2 अंडर √2h/g। तो यहाँ से देख लो ये mg के इक्वल आ जाएगा। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू mg। बोलो। सर अगर फोर्स एवरेज की जगह इंस्टेंटेनियस पूछ रहा होता जिस टाइम पे कोलिजन हो रहा है। नहीं, इंस्टेंटेनियस फोर्स हम लोग इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमको कोलिजन का टाइम नहीं पता है। अगर हमको कोलिजन का dt टाइम मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। मतलब कोलिजन में बॉल कितनी देर कांटेक्ट में रही, वो टाइम हमको नहीं मालूम है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो 2 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴
देखो इसमें डीबीपी से करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो ये जैसे लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्या इसी साल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। देखो ऐसा नहीं कि हमको दो दो करके कोलिजन कराने हैं, क्यों भाई? क्योंकि हाँ इस सर। क्वेश्चन में खास बात क्या दे रखी है उसने कि सारे के सारे कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये हुआ कि फाइनली जो है वो एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक काम करते हैं कि फाइनली टोटल मास कितना हो जाएगा, 16 12 हाँ 16 m हो जा रहा है। तो ये 16 m की जो वेलोसिटी होगी V/16। तो mv इक्वल टू 16 mv डैश करेंगे तो ये v/16 हो जाएगी। तो हमसे ये पूछा हुआ बाय द टाइम लास्ट ब्लॉक ऑफ 8m स्टार्ट्स मूविंग द टोटल एनर्जी लॉस इज p% ऑफ ओरिजिनल एनर्जी। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। एंड व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ 16m इंटू v/16 का स्क्वायर। तो क्या ये 1/16 ऑफ हाफ mv² है? मतलब अगर हम इसको k बोल दें तो ये बाद में जो बच रही है वो k/16 बच रही है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या लिखेंगे? तो लॉस हो जाएगा k माइनस k/16 अपॉन k इंटू 100। तो ये 15/16 इंटू 100 आ रहा है। तो ये कितना आता है सॉल्व करके? 94%। तो भाई 93.75 के आसपास आता है। तो इट इज सिंपली 94%। बोलो। क्लियर है? और देखो एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। चलो ये 5th करो, तब तक 5th 1 करो। इसमें सीधा सीधा ये करना है कि अल्फा पार्टिकल मास m suffers one dimension elastic collision with a nucleus at rest of unknown mass। ठीक है, तो देखो अल्फा पार्टिकल m मास मान लेते हैं ये v0 वेलोसिटी से unknown mass nucleus which was at rest। तो कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स विद 64% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो 64% ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि 0.8 टाइम्स वेलोसिटी हो गई, क्यों भाई? और ये न्यूक्लियस सपोज आगे जा रहा होगा v1 वेलोसिटी से।
अब इलास्टिक कोलिजन है, सॉल्व कर लो क्यों भाई। तो ये आएगा एम वी नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस एम इंटू 0.8 वी नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू V1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कि V नॉट इज इक्वल टू 0.8 V नॉट प्लस V1। तो इन दोनों इक्वेशन से तुम कैपिटल एम निकालो, क्या आएगा स्मॉल एम के टर्म्स में, आ जाएगा ना। 64% तो लॉस किया है सर। अच्छा, से बैकवर्ड लूजिंग 64%, तो बची कितनी होगी? 36 बची। करेक्ट करेक्ट, 0.6। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 36% रिमेनिंग है। ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जाम में, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है। तो इसमें वन डायमेंशन कोलिजन भी हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चंस डीपीपी में तुमने किए थे क्या सेंटर ऑफ मास वाले प्रॉब्लम्स? यस सर, कैलकुलेशन Yes, sir. सारे हो गए। तो उसमें कोई डाउट नहीं पूछा? कैलकुलेशन वाले हो गए सारे। हो गए सारे, तो वेरी गुड। तो उसमें सिंगल क्या कहते हैं वन डायमेंशन कोलिजन वाले भी कर लेना। वैसे तो 2 वाले भी हो जाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगना है उसमें, कुछ और नया नहीं काम है, बट फिर भी 1-2 एग्जांपल हम और देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। ठीक है। ओके।